आज व्यापार और निवेश से लेकर कनेक्टिविटी, जलवायु कार्रवाई और सुरक्षा तक इंडो पैसिफिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी का असर है कि भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक इंडो पैसिफिक की क्षेत्रीय व्यवस्था को खुला और नियम आधारित बनाए रखने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दावेदारी को लेकर कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसके चलते इस क्षेत्र में कई बहुपक्षीय संगठनों का गठन किया गया है, फिर चाहे वो क्वाड हो या ऑकस। चीन की आक्रामक नीतियों के मद्देनजर हाल ही में इंग्लैंड के विदेश मामलों की समिति ने भारत प्रशांत क्षेत्र के प्रति सरकार के झुकाव की समीक्षा करके एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया को ऑकस में तकनीकी रक्षा सहयोग समझौते के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जल्द ही ऑकस में इन दोनों देशों की एंट्री हो जाएगी। तो कई विश्लेषकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ऑकस में जापान और साउथ कोरिया को शामिल करने पर सहमत नहीं है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या इन देशों के शामिल होने से चीन को रोकने में ये संगठन सफल हो पाएगा। तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। दरअसल ऑकस में जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की चर्चा हालिया कुछ दिनों में लगातार उठती रही है। कई विश्लेषकों ने इसकी प्रासंगिकता बनाए रखने और चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के क्रम में ऑकस+2 की रूपरेखा बनाई है। दरअसल उनका मानना है कि अमेरिका से अब अकेले कोरियाई प्रायद्वीप की रक्षा की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं है, जबकि वहीं कई विश्लेषक इन दोनों देशों को त्रिपक्षीय संगठन का हिस्सा बनाने पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इससे गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का उत्पादन करके दोनों देश अमेरिकी क्षमता के अंतर को पाटने में सक्षम हो सकेंगे। अमेरिका के कई नौसैनिक अधिकारी भी इसके पक्ष में हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे समुद्री नियम आधारित मानदंडों के प्रति चीन के खतरों का मुकाबला करना आसान होगा और साथ ही इस क्षेत्र के सहयोगों को शामिल किए बगैर इंडो पैसिफिक में अमेरिका की पकड़ मजबूत नहीं हो सकेगी। तो इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देश जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल कर ऑकस के विस्तार के लिए राजी हुए हैं। हालांकि ये और बात है कि ऑस्ट्रेलिया इसके पक्ष में नहीं है और इसका कारण ऑस्ट्रेलिया के अपने हित और चिंताएं हैं, जैसे कि ऑकस में जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करने से ऑस्ट्रेलिया के चीन और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच शक्ति संतुलन के सिद्धांत को धक्का लग सकता है। बेशक एशिया सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां एक तरफ चीन के विस्तारवादी और आधिपत्य नीतियों के प्रभाव में देश जी रहे हैं, वहीं 70,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा भी यहाँ तैनात है। साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया खुद दो शीर्ष सैन्य शक्तियां हैं और इनकी क्षमताएं ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया इनके साथ आने को लेकर सहज नहीं है। इसका जिक्र वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा जारी रिपोर्ट में भी किया गया है। इसमें चर्चा थी कि अगर ताइवान के ऊपर चीनी आक्रमण होता है तो अमेरिकी गठबंधन तभी मजबूत हो सकेगा जब उसे जापान की वायुसेना और नौसेना का सहयोग मिलेगा। साथ ही इसके लिए दक्षिण कोरिया के आधारभूत संरचना और प्रत्यक्ष सैन्य योगदान के महत्व को भी स्वीकार किया गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो ये अमेरिकी क्षमताओं की समय पर पुनः तैनाती के लिए निकटतम स्रोत है, तो वहीं ये चीन, उत्तर कोरिया और रूस द्वारा एक साथ हुए हमले की स्थिति में जापान के पश्चिमी हिस्से की रक्षा करने वाला एक बफर देश हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के कारण ही चीन निकट भविष्य में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पूर्ण सामुद्रिक नियंत्रण करने की योजना नहीं बना रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जब ये देश पहले से ही सक्षम है तो फिर ऑकस की जरूरत ऑस्ट्रेलिया को है, न कि जापान और दक्षिण कोरिया को। दरअसल ऑस्ट्रेलिया को ये डर भी है कि इनके शामिल हो जाने से चीन अपनी आक्रामक नीति का ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में और ज्यादा विस्तार कर देगा। इसमें लंबी दूरी के हथियारों के तेजी से होते विकास ने ऑस्ट्रेलिया के डर को और भी बढ़ा दिया है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से परमाणु संचालित पनडुब्बियों का विकास करके ही वो खुद को सुरक्षित रख सकता है। अब अगर ऑकस को जापान और दक्षिण कोरिया तक विस्तारित किया जाएगा तो चीन की आक्रामक नीति बढ़ जाएगी, साथ ही अमेरिका की जापान और दक्षिण कोरिया पर निर्भरता भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जापान को भी परमाणु चालित पनडुब्बियों से लैस करने की चर्चा जोरों पर है। इससे एशियाई क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव और कमजोर होगा। इन सब के मद्देनजर
ऑस्ट्रेलिया की कई चिंताएं जायज नजर आती हैं। लेकिन जैसा कि अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च पेपर ने अपने विश्लेषण में पाया है कि ऑकस चीन की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है, तो ऐसे में उसे और मजबूत करने की जरूरत है। और समान विचारधारा वाले देशों के साथ आने से ऑस्ट्रेलिया की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं। ऐसे समय में जब चीन रूस की विशेषज्ञ सहायता से परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है, तो ऑकस को और मजबूती की जरूरत है, न कि पीछे हटने की। अगर ऑकस में जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हो जाते हैं, तो चीन और रूस के गठबंधन को मजबूत चुनौती मिलेगी। ये चुनौती न केवल रक्षा क्षेत्रों में मिलेगी, बल्कि इससे उसके आर्थिक हित भी प्रभावित होंगे और इससे ऑस्ट्रेलिया का इन दोनों पर विश्वास बढ़ेगा और जिससे व्यापार तक उसकी आसान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। और न केवल बेहतर रक्षा उपकरण, बल्कि उसे उन्नत प्रौद्योगिकी का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही चिप्स और सेमीकंडक्टर का आसान लेन देन भी संभव होगा, जिससे चीनी बाजार को बड़ी चुनौती मिलेगी। अब यहाँ ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को ये समझना होगा कि वो उसके सामने मौजूद सबसे बड़े खतरे की तरह न ही वैश्विक और न ही एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है। ऐसे में सबके साथ आकर ही वो अपनी संप्रभुता और रक्षा सुनिश्चित कर सकता है। तो चलिए व्यूअर्स, अब चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। AUKUS यानी ऑकस में जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करके चीन की आक्रामक नीतियों को रोका जा सकता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।